नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की चल रही उस भारत जोड़ो यात्रा पर, जिसने पिछले करीब महीने, डेढ़ दो महीने से देश के राजनीतिक पटल पर, देश के सूचना के पटल पर बहुत बड़ी सुर्खियां बटोर रही हैं। दोस्तों, कहना होगा कि करीब पिछले डेढ़ दो महीने से राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा करीब 5 राज्यों को पार कर अभी महाराष्ट्र में चल रही है। और इस यात्रा को लेकर जिस तरीके से अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टी, अक्रॉस ऑल आइडियोलॉजी के लोगों ने, एक्टिविस्ट ने शिरकत की और इसे बताया गया कि यह एक तरह से नॉन पॉलिटिकल यात्रा है और उसके तहत पूरे देश में एक जन जागरण, एक मंथन और कुल मिलाकर के मौजूदा सरकार के तमाम कुकृत्यों के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने आज अपने इस कार्यक्रम में इस भारत जोड़ो पर प्रोग्राम बनाने की इसलिए सोची कि इस पदयात्रा का जो नाम दिया गया है भारत जोड़ो, यानी कि देश, एक विशाल देश जो कि अनेकानेक प्रांतों, संस्कृतियों, जातियों, धर्मों और राजनीतिक विचारधाराओं में बटा हुआ है, उस भारत को जोड़ने, उस भारत को एकाकार करने और उस भारत को एक इंटीग्रेटेड व्यू में देखने की लेकर के यह पदयात्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के डायनेस्टी के मौजूदा उसके प्रतीक राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले इस पदयात्रा का जो नाम दिया गया है भारत जोड़ो, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी का पिछले 75-80 सालों का इतिहास और आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी की जो नेहरू गांधी की डायनेस्टी, जिसकी चौथी पीढ़ी के प्रतीक राहुल गांधी हैं, उनके तरफ से भारत को जोड़ने को लेकर के क्या काम किए गए, क्या गलतियां की गई, क्या अच्छे काम किए गए, वह भी लोगों के जेहन में स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 2014 के बाद देश में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, यूपीए के बाद एनडीए का आगमन हुआ और उस एनडीए अभी वह दूसरे टर्म में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, और जिस तरीके से भारत की राजनीति की समूची रीति और नीति में परिवर्तन आया है, उसके बाद यूपीए, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे नेहरू गांधी परिवार एक तरह से पूरे तौर पर जो है हाशिए पर चला गया। एक तरह से पूरे तौर पे देश के राजनीतिक इतिहास में, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में, देश के आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में यह परिवार, यह पीढ़ी और यह पार्टी पहली बार इतनी पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट हुई है। वह कांग्रेस पार्टी जो 2014 के चुनाव में 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, वह कांग्रेस पार्टी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, वह कांग्रेस पार्टी जो इतनी भी संख्या नहीं जुटा पाई कि उसका नेता लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सके, और जिसका मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार नरेंद्र मोदी ने पूरा फायदा उठाकर कई ऐसे विधेयकों, कई ऐसे राजनीतिक पहलों में इस तरीके से उस फैसले को दरकिनार कर दिया कि विपक्ष का तकनीकी तौर पर कोई नेता नहीं था। दोस्तों, बात चली है भारत जोड़ो यात्रा की, तो हम कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से थोड़े से कोर्स करेक्शन किए, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष का लंबित पड़ा चुनाव एक तरह से आयोजित करवाया और अपने ही विश्वास पात्र और आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को विजय कराने में एक तरह से अच्छी भूमिका निभाई कि जब 80 से 90% कांग्रेस के वोटरों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को शशि थरूर के मुकाबले ज्यादा उसे एक तरह से प्रेफरेंस दी और उनकी जीत सुनिश्चित हुई, और आज कांग्रेस पार्टी का एक निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं से पार्टी पर प्रत्यक्ष रूप से न सही, अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी गांधी नेहरू परिवार की कमान है। राहुल गांधी आज भी इस कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता हैं। राहुल गांधी आज भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सबसे निशाने पर रहने वाले कांग्रेस के नेता हैं।
और वह राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उसके जरिए यह मैसेज जाता है कि लगता है कि भारत टूट चुका था, भारत बिखर चुका था, भारत एक तरह से डिसफ्रेगमेंटेड हो चुका था और उसे जोड़ने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि पदयात्रा का यह शीर्षक कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा करने वाला है, न्यूसेंस क्रिएट करने वाला है। मुझे लगता है कि भारत को जोड़ने के मामले में, भारत को इंटीग्रेटेड करने के मामले में, भारत का एक एथोस क्रिएट करने में कांग्रेस पार्टी का न केवल मौजूदा नेतृत्व बल्कि विगत का नेतृत्व भी बहुत बड़ा दोषी रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी बेशक यह पदयात्रा कर रहे हैं, देश में राजनीतिक विकल्प तैयार करने को लेकर के बहुत अच्छा कदम है। देश के मौजूदा निजाम से जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से वन मैन शो हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर रखा जा रहा है, उसे ध्यान में रख करके इस यात्रा का राजनीतिक मायने बहुत ही बढ़िया निकलता है। लेकिन जब भारत जोड़ो की आती है तो एक नहीं अनेकानेक सवालिया निशान कांग्रेस पार्टी पर और मौजूदा नेतृत्व पर निकलता है। अगर ऐतिहासिक गलतियों की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी देश के सांप्रदायिक विभाजन के लिए जिम्मेवार थी। यह ठीक है कि मुस्लिम लीग आजादी के पहले एक सेपरेटिस्ट रोल अदा कर रहा था, देश को विखंडित करने की बात, देश को टू नेशन थ्योरी देने की बात कर रहा था। कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट फैक्टर ब्रिटिश रिजीम चर्चिल प्लान के तहत कहीं ना कहीं उस सेपरेटिज्म को और हवा दे रही थी, देश को बांटना चाहती थी। देश में कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का जो उनका 200 सालों का जो डॉक्ट्राइन था, उस डॉक्ट्राइन की अगली कड़ी में वो भारत को आजाद तो करना चाहते थे, लेकिन वो भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांट कर करना चाहते थे। लेकिन दिखाने के तौर पे वह ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है वह मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में वह एक तरह से वार्ताएं आयोजित करके ही देश को बंटवारे की शक्ल देना चाहता था। और ऐसी समावधि, ऐसा सिचुएशन तैयार हुआ, ऐसी पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट की गई कि नेहरू और पटेल जो उस समय कांग्रेस की सदारत कर रहे थे, कांग्रेस को नेतृत्व दे रहे थे, उन्हें मार्च 1947 में मजबूर होना पड़ा उस चर्चिल प्लान के तहत, उस जिन्ना के प्लान के तहत, जिसके तहत इंटरिम गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के नेता कैबिनेट मीटिंग में आई टू आई जो है एक तरह से कैच नहीं कर पा रहे थे, आंखों से आंखें मिला करके बात नहीं कर पा रहे थे। और वह गांधी जो कांग्रेस का असली रहनुमा था, जिन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर इस पाकिस्तान का डिवीजन होगा और हम उस विभाजन रूपी बेबी को काटने के बजाय वो हम पाकिस्तान को देना पसंद करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के जिन्ना को हम प्रधानमंत्री बनाना मंजूर करेंगे, लेकिन देश का विभाजन कतई मंजूर नहीं होगा। लेकिन उनके दो बाएं हाथ और दाहिने हाथ नेहरू और पटेल जो कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल बार्गेनिंग और पॉलिटिकल डीलिंग के जो उनके मेन अगुआ थे, गांधी तो एक संत के रूप में, एक मानवतावादी सेवक के रूप में बंगाल में दंगों को रोकने का काम कर रहा था। दो हिंदू और मुस्लिम की जो राइवलरी इस टू नेशन वे थियरी के जरिए जो क्रिएट हो गई थी, जो जिन्ना के उस कॉल पर जो एक तरह से जो पूरे देश में तनाव का माहौल बन गया था, उसे लेकर के बंगाल में वह गांधी अपने पूरे जान की बाजी लगाकर दंगों को रोकने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ शिमला में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये सत्ता के सारे खिलाड़ी, चाहे वो कांग्रेस के नेहरू और पटेल हों या मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान हो या भारतीय सिखों के प्रतिनिधि सरदार बलदेव सिंह हो और मास्टर तारा सिंह हो, शिमला में बैठ करके वीपी मेनन के ड्राफ्टिंग में वह भारत के भविष्य का तकदीर जो का फैसला कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश का विभाजन नहीं रुकता है और उसकी जिम्मेवारी जो देश जोड़ो की बात करते हैं, क्या उन्हें याद नहीं है कि 1947 में उनके पूर्वजों ने और उनके एंकेस्टर ने और कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं ने देश को बांटने का काम किया। अब आप आजाद भारत में आइए, संविधानवाद के जरिए किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया देश के सेकुलरिज्म को लेकर के। देश में एक यूनिफाइड जो इंटीग्रेटेड हिंदुस्तान की रचना सरदार पटेल ने 550 प्रोविंस को मिला करके की, जिसे पूरा इतिहास जानता है कि नेहरू के बजाय पटेल का ज्यादा रोल जो था वो इंपॉर्टेंट था।
और कहीं ना कहीं हम बात करें भारत को तोड़ने का एक बड़ा प्रतीक कश्मीर, तो कहीं ना कहीं वो विभाजन का ही ब्रेन चाइल्ड है, कम्युनल डिवीजन का ही वो ऑफशूट है, जिसे पाकिस्तानी हुक्मरान कहते हैं कि कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। यानी कहीं ना कहीं वो कश्मीर की जो कड़ी है वो आजाद भारत में लगातार जीवित रहती है। 370 के तहत तात्कालिक एक्सेशन तो किया जाता है, लेकिन कश्मीर को अलग स्टेटस देने, कश्मीर को तरह तरह के लल्लो लुआब देने के बावजूद वह पूरा कश्मीर कम्युनल सेपरेटिज्म की आग में जलता रहा है और भारत राष्ट्र राज्य के साथ उसके लगातार मुठभेड़ होते रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ आज भारत जोड़ो की यात्रा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी निकाल रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, वो धारा 370 के उस जो है जंजीर को तोड़ देने का काम करता है और कहीं ना कहीं भारत को एक करने का काम करता है। तो देश का पाकिस्तान सांप्रदायिक विभाजन संविधानवाद के जरिए सेकुलरिज्म के बुनियादी प्रिंसिपल को धता बताते हुए मुस्लिम परस्ती शरिया कानून के सामने घुटने टेक देना और संविधान में प्रावधान रखना, कश्मीर के मुद्दे को लगातार जो है सेपरेटिस्ट के लिए एक जो है हॉट केक बनाए रखना, और इसके बाद देश में लोकतांत्रिक राजनीति के प्रतियोगी राजनीति के तहत कांग्रेस पार्टी एक पार्टी और एक डायनेस्टी को इस देश के राजनीति में हमेशा चलायमान रखने के लिए न केवल एंटी डेमोक्रेटिक फैसले लेती है, बल्कि देश की राजनीति में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जहर घोलती है, जिसके तहत देश का लोकतांत्रिक निजाम जातीय राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति, भाषा की राजनीति, प्रांत की राजनीति, खानदान और संस्कृति की राजनीति में भारत का लोकतंत्र जो है वो चलायमान रहता है। अब आप बताएं कि इससे दो देश जो है एक हो रहा था या देश विखंडित हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के कई आइडियोलॉग ये कहते हैं कि हम भारत में एक इंक्लूसिव रिजीम ले जाना चाहते हैं, यानी कि सब धर्मों, सब जातियों, सब प्रांतों, सब संस्कृतियों को एक अपना अलग ऑटोनॉमस अस्तित्व देना चाहते हैं। लेकिन जब सेंट्रल निजाम की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉग केवल वन पार्टी और वन डायनेस्टी में विश्वास करते हैं, वहां लोकतंत्र के बुनियादी प्रिंसिपल को भी भूल जाते हैं। उसके बाद हमने यह देखा कि किस तरीके से धार्मिक राजनीति को तुष्टीकरण देने के लिए 1984 और 85 में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किस तरीके का फैसला लेता है। एक तरफ साहबानों के मामले में कोर्ट के फैसले को उलटकर नया कानून बना करके मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट को खुश किया जाता है, तो दूसरी तरफ हिंदू फंडामेंटलिज्म को खुश करने के लिए बरसों से ताले पड़े राम मंदिर के ताले को खुलवाया जाता है। तो इसके अलावा जिस तरीके से देश में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अलावा पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स को बढ़ाया जाता है, भ्रष्टाचार के तमाम दरवाजे खोले जाते हैं, तमाम पार्टियों को और तमाम छत्रपों को, तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को रेवड़ी बांटने का कल्चर, सिफारिशवाद का कल्चर, जुगाड़वाद का कल्चर और चप्पे चप्पे में लगा करके भारत देश को चलायमान रखने की जो प्रशासनिक कला कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है, माफ कीजिए दोस्तों, इससे देश जुड़ नहीं रहा था, देश इससे विखंडित हो रहा था। आप देश जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन आप अपने मन के असली एजेंडे को बताइए कि आप कांग्रेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी जो सत्ता के अभाव में किस तरीके से गुटों में बट गई है, किस तरीके से अलग अलग प्रांतों में अपने अपने वर्चस्व और अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का शिकार हो गई है, जिसे कई कांग्रेस पार्टी के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू परिवार और गांधी परिवार एक ऐसे गोंद की तरह है जो कांग्रेस के तमाम धड़ों को आपस में चिपकाए रखने का काम करती है। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ देश में न केवल राजनीतिक दलों को, बल्कि देश के सिविल सोसाइटी को, देश के मीडिया को, देश के जुडिशियरी को एक कंस्ट्रक्टिव रोल लोकतांत्रिक तरीके से अदा करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, देश में इस तरीके से कंफ्यूजन का माहौल है, देश में इस तरीके से क्लैरिटी ऑफ थॉट का अभाव है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि अलग अलग डोमेन में हम किस तरीके की बात करें। जब देश की नेशनैलिटी को बात करते हैं तो अलग अलग प्रश्न उभरते हैं। देश की जब पॉलिटी की बात करते हैं तो देश की पॉलिटी के शुद्धिकरण का, देश के नैतिक मोरल हाइट पर ले जाने का एक बहुत बड़ा हमारे सामने जो है एक एजेंडा दिखाई देता है। जब हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी प्रवर्तक कांग्रेस पार्टी है, हम सलूट करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिंह राव को, जिन्होंने देश का आर्थिक निजाम बदला। लेकिन उसी नई आर्थिक नीति के बेसिक प्रिंसिपल पर
इसी राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शन पर जिस तरीके से 2009 के बाद देश की आर्थिक नीति में और देश की अर्थव्यवस्था में जो पॉपुलिस्ट फैसले किए गए, उससे देश का बेसिक्स कमजोर हुआ। और कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए से जो इस इकोनॉमी को बेहतर करने की आस जगी थी, वह इनके 3 बड़े तुगलकी फैसलों, नोटबंदी, जीएसटी की अपूर्ण तैयारी, लॉकडाउन, देशबंदी और किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद एमएसपी को लीगलाइज नहीं करने के कदमों से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था घनघोर रूप से आहत हुई है। यह ठीक है कि इस बीच में कोविड-19 का माहौल आया, उसे लेकर के सभी सरकारें बेबस थी। हम अपनी अर्थव्यवस्था को जो है चाक चौबंद नहीं बना सकते थे। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म का बोलबाला बढ़ रहा है, जिस तरीके से निजीकरण बिना नियमन के, बिना रेगुलेशन के बैकडोर एंट्री दी जा रही है, उसे अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार के खिलाफ जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के माहौल बनाना चाहिए था, जिसे अपने पुरानी गलतियों को हटा करके कांग्रेस पार्टी को 135 साल के पुरान विरासत और बड़े बड़े नेतृत्व से जोड़ने का काम कराना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी में डी नेहरू गांधीफिकेशन करने का काम करना चाहिए था। जो 60 सालों की सत्ता ने जो कांग्रेस पार्टी को मदांध बना दिया था, उसे लेकर के इंट्रोस्पेक्शन करने का काम करना चाहिए था। कई बार राहुल गांधी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जब वो कहते हैं आई हेट डायनेस्टी पॉलिटिक्स, जो अब कहते हैं कि किसानों और मजदूरों के हितों की मैं बात करता हूं, युवाओं की बात करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कंसील्ड रूप में, गुप्त रूप में राहुल गांधी को बड़ी पीढ़ी, अगली पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच जो द्वंद्व चला, उसे लेकर के लगता है राहुल गांधी को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक अलग अलग इंटीग्रेटेड थॉट के पाबंद में वो नहीं ला पा रहे हैं। या तो राहुल गांधी को खुद इस बात का विजन नहीं है, परसेप्शन नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है। राजनीति में रहते उनको 20 साल हो चुके, राजनीति के तमाम डायनेमिक फैक्टर को वह भी अच्छे से समझते होंगे, हमें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भारत राष्ट्र राज्य की जब समूचे एथॉस में जब आप देखते हैं, तो राहुल गांधी को भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के यदि मेरे दुश्मन हैं तो उनका दुश्मन मेरा दोस्त बनेगा और उसे हमें आमंत्रित करना चाहिए। मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी को फंडामेंटली फायदा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी समूचे देश में पदयात्रा करे, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की राजनीति में पदयात्रा का हमेशा जो है अच्छा असर मिला है। चंद्रशेखर पदयात्रा करके बिना किसी राजनीतिक वजूद के भी प्रधानमंत्री बन गए। अभी बिहार में प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्राएं कर रहा है। तो अलग अलग राजनीतिक जमातों में पदयात्रा का एक फैशन रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के हालात बड़े मलिन चल रहे हैं, जिस तरीके से अपने अभेद्य किले अमेठी में भी राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें दक्षिण की शरण लेनी पड़ी, तो ऐसे में राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के कैडर को यदि एक तरह से जिंदा रखना चाहते हैं, उनमें जोशो खरोश भरना चाहते हैं, कांग्रेस के तमाम धड़ों में एकता लाना चाहते हैं, तो उनकी ये पदयात्रा बिल्कुल जायज है। लेकिन जब देश के निर्माण, देश के पुनर्निर्माण का जब सवाल आता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास जो उनका अपना दर्शन है, जो उनका परसेप्शन और पर्सपेक्टिव है, या उनकी जो ऐतिहासिक समझ है, उसका अभी अभाव दिखता है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी अभी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में लोकतंत्र को बचाने, व्यवस्था में परिवर्तन लाने, क्रोनी कैपिटलिज्म को दूर करने और एक स्वतः स्फूर्तमान अर्थव्यवस्था की रचना करने को लेकर के राहुल गांधी नए नए आइडियाज, नए नए विजन लेकर के आए रहते। उनके पास केवल एक विजन बनता है कि कर्ज माफी कर दो, खजाना खाली करके लोगों को रेवड़ी चटाओ और गरीबों को खैरात बांटो। माफ करिए, भारत की राज व्यवस्था, भारत की समाज व्यवस्था उससे अस्थायी रूप से प्राणवायु नहीं पाने वाली है। आपको वो तरीके अपनाना होगा जो कुनैन की गोली की तरह कड़वी घूंट तो होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत के लोकतंत्र को, भारत की अर्थव्यवस्था को और खून उनकी पार्टी को एक तरह से बहुत बड़ा फायदा पहुंचाए। बहरहाल जो उनकी पदयात्रा है वो सुर्खियां बटोर रही हैं। इसके बहाने राहुल गांधी ने अपने हुलिये को भी बदल दिया है। उन्होंने अपनी खिचड़ी दाढ़ी बढ़ा ली है और वो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ और मेरी बहन कहती है कि तुम जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हो, एक औसत भारतीय लग रहे हो। तो छवि बनाने को लेकर के ये एक तरह से कदम अच्छा है।
जो एक बहुत बड़ी एक शायर ने कहा है कि एक तरह से गम भुलाने के लिए ये बहाना अच्छा है। तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकने, अपनी छवि को सुधारने को लेकर के ये पदयात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम मौजूदा निजाम जो एक तरह से बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, एक तरह से बिल्कुल एक अलग ट्रैक पर जा चुकी है, उसे लगता है कि उसे लोकतंत्र में एक छत्र राज मिला है, तो उसे थोड़ी सी भी भय का वातावरण और माहौल बनेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेरी अपनी निजी राय है कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। वो केवल विपक्षी पार्टियों के कमजोर होने से नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा बड़ी होशियारी और चालाकी से और खाना पूर्तिवाद की तरह उन्हें नपुंसक बना करके भारतीय लोकतंत्र को मलिन करने का काम किया गया है। ऐसे में हमें इस कथित भारत जोड़ो यात्रा से, राहुल गांधी की यात्रा से मुझे कोई बहुत वैचारिक और आदर्श के रूप में उम्मीद नहीं जगती, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर उनकी अपनी छवि को और उनकी पार्टी को थोड़ा सा जीवन दान जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।